अच्छा, टेनेंसी एक्ट हमने स्टार्ट करना है। टेनेंसी एक्ट 1887 में ये स्टार्ट हुआ था। अब वैसे तो हमारे जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो तनवीर साहब वाला पोर्शन भी चल रहा है, शाम को शायद उसकी क्लास हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम की क्लास है। इसको नंबर वन हम सिलेबस कवर करने के लिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा सिलेबस कवर हो जाए, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। क्योंकि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स पे उनका कोई बर्डन आता है। उनको याद करने में उसकी परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी। फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट के फौरन बाद टेनेंसी के टेस्ट हैं, इसलिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कवर करेंगे। अब इसको कवर करने का तरीका क्या है? नंबर वन, देखिए मैंने आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट का ब्रीफ बना के दिया था। ठीक है, आप वो ब्रीफ भी कर लें तो 99% वो एनफ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो एक्स्ट्रा, तो आप उसका ओरिजिनल एक्ट भी पढ़ लें। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, स्टेटमेंट्स थोड़ी सी मुश्किल है, मैंने थोड़ा आसान करके उसको लिख दिया, काफ़ी मेहनत की हुई है मैंने उस पर। तो बहरहाल उसमें इसके अलावा मैंने उसमें बोल्ड भी किया हुआ है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कर लें, एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो खैर वो एक अलग बात है। अब पंजाब टेनेंसी एक्ट का मैंने एज सच कोई ब्रीफ नहीं बनाया हुआ। पंजाब टेनेंसी एक्ट को अगर मेरी बात करें कि मैंने किस तरह से तैयार किया हुआ था, कि बस जस्ट उसको, ये बड़ा अजीब सा लगता है उसको इसको आप स्टडी करोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है पढ़ने में, लेकिन आपने पढ़ना है। ठीक है, ओरिजिनल भी मैं शेयर कर दूंगा, आपने पढ़ना है। आपने ना इसका कम से कम प्रिंट ले लेना है। कि जो मैंने भी शेयर किया हुआ है आपको, ये वाली फाइल मैंने आपको कल शेयर की थी और कहा था कि इसका प्रिंट निकलवा लें। हाँ भाई, कंदील प्रिंट निकलवाया हुआ है। सर, कल आपने सेंड की थी तो आज मैंने प्रिंट निकलवाना है। और वो जो एसटीओ की बुक थी ना, मैंने कहा मैं उससे कंपेयर करके देखूंगी, अगर तो वो सेम हुआ, एक जैसा हुआ, तो फिर तो मेरे पास हार्ड फॉर्म में होगा ना। हम्म। तो नहीं तो आज मैं निकलवा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, देख लेना, नहीं निकलवा लेना। उसकी वजह ये है ना, ये मैंने जस्ट आपको उर्दू में ही करवानी है, मेन मेन पॉइंट्स। चलो ठीक है। ठीक है, आज मैं ठीक है। करवा लूंगी। ठीक और है। उसका दूसरा फायदा ये है ना, ये इसमें इमेजेस वगैरह मैंने ये ऐड की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टेनेंसी तो 100% हो जाएगा ना। तो जो मैं जी बोलूंगा, ठीक है। मेरा मकसद ये था मेरा मकसद ये था कि आप लोगों ने हार्ड में ये निकलवाया होगा। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा। अब मैंने इसमें स्पेसिस भी उसी हिसाब से दिए हैं कि जिस तरह से मैंने बोलना है। अब ये देखो मैंने कितनी स्पेस दी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें मैंने ज्यादा बात करनी है, बोलना है। और मैंने डेफिनेशन सारी नहीं करवानी, मेन मेन डेफिनेशन करवानी है। प्लस ये है कि आपने ध्यान से मेरी बात समझनी है। अभी तो आप में से किसी ने प्रिंट नहीं निकलवाया तो मैं ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपने इसको डिफरेंट कलर्स के साथ राइट करना है। दो कलर ले लें एटलीस्ट, एक रेड एक ब्लू। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट के बारे में, तो आप ब्लू से लिख लें, सेकंड को रेड से लिख लें, फिर थर्ड को ब्लू से लिख लें। ठीक है, इस तरह से करके लिख लें ताकि ये आप वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो मर्ज ना हो कि कौन सी अगर दरमियान बाजू का ज्यादा भी हो जाती है। दूसरा थोड़ा सा नैरो करके लिखें ताकि यहीं पे बात आ जाए। क्लियर होगी जी बात? साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी बताता जाऊंगा जी। कि किस तरह से सवाल, अच्छा सवाल किस तरह से आता है। देखिए सवाल की ना तीन तरह के सवाल आते हैं। जो भी अब नए स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें कि तीन तरह से सवाल आते हैं। नंबर वन, वो आपसे पूछ सकता है कि जनाब मैं ये बताएं कि जो सेक्स टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 1 है तो किस चीज के मुतालिक है। आपको वो ऑप्शंस में दे देगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, डेफिनेशन से मुतालिक है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी से मुतालिक है, वगैरह वगैरह। चार ऑप्शंस होंगे। आप कहोगे जनाब जो सेक्शन 1 है वो किस चीज के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में, एक्सटेंट के बारे में। दूसरा तरीका क्या होगा, वो कहेगा जनाब ये बताएं कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का चैप्टर है वो कौन सा है। चैप्टर 1 2 3, ये भी पूछ सकता है। या टेनेंसी एक्ट है मिसाल के तौर पर, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के बारे में है जनाब, लैंड इन एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, तो वो कौन सा सेक्शन है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। तो आप सेक्शन बता दोगे जनाब। नीचे ऑप्शन दिए होंगे 6 7 5 8, जो भी इस तरह से आएगा। तीसरी जो बात है, तीसरा जो फॉर्मेट है उसके क्वेश्चन का, वो ये है कि भाई हमें ये बताएं कोई भी ड्वेलिंग हाउस में एंटर होने
के लिए कितने दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है? या चलो लैंड रेवेन्यू की बात कर दी मैंने, हम बात करते हैं टीनेंसी वाले की बात करते हैं। किसी टीनेंट को जो फिक्स टर्म के लिए है, किस मंथ में नोटिफिकेशन देना चाहिए, किस डेट को नोटिफिकेशन देना चाहिए, अगर उसकी फसल खड़ी है तो क्या रूल होना चाहिए, उसको नोटिफिकेशन कौन देगा, अगर किसी को कोई इशू है, किसी को इजेक्ट कर दिया ना हक, वो किसको दरखास्त देगा, जो किसके दरवाजा खटखटाएगा, इस तरह। यानी कि आपने इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी देखना है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सेक्शन भी याद कर लोगे, सेक्शन टू स्टेटमेंट याद कर लोगे, दोनों सवाल हो गए। तीसरी जो चीज अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको बोल के लिखवा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से इसको हम तैयार करते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई बात, कोई सवाल है? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ से ठीक है, मैं अभी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपने प्रिंट वाले अगर नहीं निकाले हुए, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग से ना इनको लिख लेना है, प्रिंट निकलवा के लिख लेना है। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या लिखो जी? सिर्फ इसमें लिखो होल पंजाब। ठीक है, यहाँ पे लिख लें होल पंजाब, हाथ से आपने लिख लेना है होल पंजाब। बस यही आपका एमसीक्यूज है। अगर आपसे पूछ ले कि टेनेंसी एक्ट किस चीज कहाँ पर लागू होता है, तो आपने कहना है जनाब पूरे पंजाब पे लागू होता है। बस शॉर्ट टाइटल, टाइटल वही है टेनेंसी एक्ट 1887। एक्सटेंट किया है जी होल पंजाब। कमेंसमेंट किया है, अभी से शुरू है बस। ठीक है, अभी से शुरू है, कमेंसमेंट का मतलब अभी से शुरू है, जैसे ही ये पास हुआ है स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है इसमें जो 2 और 3 है वो नहीं है, वो निकाल दिए गए हैं। ठीक है, मंसूख कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं। 4 पे आ जाते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कई है, कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो लिख लेंगे। सबसे पहले रेंट की बात करते हैं। अब रेंट, साफ सी बात है, रेंट वही होता है ना जो हम जमीन का रेंट देते हैं। लेकिन इसको मैंने जस्ट ये निकाला है कि भाई एमसीक्यूज क्या बन सकता है। आप इसके को गौर से देखोगे तो इसमें जस्ट ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि रेंट नॉट इंक्लूड इन सेस, इन एनी सेस। कि जब भी आप रेंट की बात करोगे तो रेंट का मतलब याद रखना, ये एमसीक्यूज है कि रेंट में सेस नहीं है। बस ये याद रख लें बात को, सेस इंक्लूड नहीं होता रेंट में। ठीक है, सेस का मतलब क्या? वो जो विलेज ऑफिसर्स का सेस होता था, वो जो विलेज ऑफिसर्स की अमाउंट होती थी, वो इंक्लूड नहीं है। फिर आ जाते हैं टीनेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन टीनेंट की है। टीनेंट वो होता है जिसने जमीन ली हुई है काश्त के लिए। ठीक है, टीनेंट वो होता है जिसके पास जमीन है काश्त के लिए। लेकिन इसमें याद रखना है कि भाई नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ बंदे हैं जो इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से जी? मोर्टगेजी नहीं है, मोर्टगेजी नहीं है, लीज पे नहीं ली हुई इस बंदे ने, एरियर की वजह से नहीं ली हुई, एरियर इकट्ठा करने के लिए नहीं ली हुई। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, कि वो मोर्टगेजी नहीं है, यानी कि गिरवी नहीं रखी हुई जमीन। उसने एक लीज पे नहीं ली हुई, लीज पे गवर्नमेंट से लेते हैं 20-25 साल के लिए, 100 साल के लिए। एरियर का मतलब है अगर जमीन किसी बंदे ने, लैंड ऑनर ने लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया उसने, तो वो डिफाल्टर है। डिफाल्टर है तो मतलब किसी और को दे के कहेंगे जनाब ये काश्त कर लो और एरियर हमें दे दो, जो भी पैसे इनकम आते हैं, जो एरियर बचा वो पूरा कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टीनेंट में ये 3 खास बातें ये नहीं होनी चाहिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने पढ़ा था लैंड लॉर्ड और लैंड ऑनर। ठीक है, यहां पर जस्ट लैंड लॉर्ड है। ठीक है, लैंड लॉर्ड का मतलब क्या है जी? आगे आप लिखोगे
अंडर होम टीनेंट होल्ड लैंड, ये वो है जिसके अंडर टीनेंट काम करता है। टीनेंट का क्या मतलब है? हाँ भाई, अक्सा आप बताओ टीनेंट का क्या मतलब। अक्सा, अक्सा, एक मिनट, एक जिसने मिनट, जमीन एक ली मिनट, है। एक मिनट। अक्सा आप बताओ। सर जो मॉडगेगी ना हो, लीज ना हो या एरियड ना हो, जैसे भी आपने बताया। ये तो ना हो क्या फिर? है क्या वो? मतलब जिसने कास्ट, हाँ जी, सर जिसने कास्ट। ठीक है। तो जिसने जैसे कहा, लैंडलॉर्ड से जमीन ली होती है इसको उर्फे किराए पे, आम, इसको हाँ बस किराए पे जमीन ली होती है, इसको उर्फे आम में हम क्या कहेंगे? मजारे। ठीक ठेके है पे जी, ली हुई हो सकती है। ठेके पे ली है जी, ठेके पे जमीन ली है, काश्त के लिए ठेके पे जमीन ली है। ये कई तरह के होते हैं, कि टाइप्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। फिर लैंडलॉर्ड अंडर होम, ठीक है आपने लिख लेना है। अंडर होम टीनेंट होल्ड लैंड, इसी के अंडर काम करता है टीनेंट। फिर विलेज सेस, ठीक है, विलेज सेस का मतलब क्या है? विलेज सेस, सर विलेज सेस वो होगा जो वो नंबरदार वगैरह जो ऑफिसर जो होते हैं ना, उनको जो 5 देते हैं हाँ, उनकी चार्ज। विलेज सेस मतलब जो कॉमन पर्पस के लिए यूज हो, ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए, मतलब उसकी मद में लेते हैं, ये कॉमन पर्पस की मद में लेते हैं। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटीज दी हुई हैं, या वो बहुत सारे लोगों ने कोई, जिस तरह से कोई कब्रिस्तान बना हुआ है, ठीक है, कोई ईदगाह बनी हुई है, ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो गवर्नमेंट उसी की मद में विलेज ऑफिसर को सेस दिलवाती है। ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए है ये। अच्छा, फिर एक चीज याद रखना, 19 पे है, इसमें आप डेफिनेशन में इजाफा भी कर सकते हो। सब सेक्शन 19 है, इम्प्रूवमेंट। बस इतना याद रख लेना। आपने ओरिजिनल भी पढ़ना है, लेकिन डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं, इस सेक्शन की बात करूं, तो आपने ओरिजिनल पढ़ना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब है कोई कोई कुआं खुदवा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई बाड़ लगवा दी है, कोई बंद लगवा दिया है, ठीक है, कोई नहर खुदवा दी है, वो इम्प्रूवमेंट है, जमीन की इम्प्रूवमेंट हो रही है ना उससे, तो गवर्नमेंट उसी की मद में फिर पैसे लेती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आपने फिर ओरिजिनल से पढ़कर, अगर आपको कुछ और इजाफी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप ऐड कर देना। सेक्शन 5 है, अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं करवा रहा जी, जब एक मरतबा ये खत्म हो जाएगा फिर हम कनेक्शंस बनवाएंगे। ठीक है, अभी जैसे इसको समझ लें कि ये है क्या, इसको लिख लें, फिर हम कनेक्शंस बनाएंगे कि याद किस तरह करना है कि सेक्शन 5 है क्या, इसको किस तरह से याद करना है, वो बात की बात है। टीनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, सबसे पहले तो ये समझ लें, टीनेंट तो हमें समझ आ गया, ये वो बंदा है जिसने जमीन ठेके पे ली हुई है। अब उसने जमीन तो ठेके पे ली हुई है, लेकिन इसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, इसको कोई उठा नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि जनाब जब्बार को उठाया गफार को दे दी, गफार को उठाया लियाकत को दे दी जमीन, ठेके पे बदल रहे, नहीं। ये वो बंदे हैं जो नस्लों से एक जमीन पे बैठे हैं, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले। ये वो चैप्टर है जो उनको डील करता है जो नस्लों से बैठे हैं। आप उनको हिला नहीं सकते कि भाई इसने किराया कम, मैंने फलां बंदा ज्यादा किराया दे रहा है तो उसको हम दे दें, नहीं, ये नस्लों से बैठे हैं, इनके खास पैटर्न है, ये वो नस्लें हैं, ध्यान से समझना। ये उस वक्त से जमीन पर बैठे हैं जब जमीन बंजर हुआ करती थी, इनके आबाओ अजदाद ने जमीन को काश्त किया। ये वो वक्त था जब लोग जमीन लेने से इनकार करते थे। ये वो वक्त था जब अंग्रेज जब अंग्रेज किसी को सजा देते थे, तो वो कहते थे यार एक मुरब्बा जमीन इसका दे दो, एक मुरब्बा जमीन का इसको दे दो सजा के तौर पे कि काश्त करे। क्यों? कि अगर हल होते नहीं थे, बैलों से काश्त होती थी, बेचारा किसान कितना काश्त कर सकता था, तो वो सजा के तौर पे जमीन उनको देते थे। अब वो नस्लों से वहां पे बैठे हैं, अब जब नस्लों से वहां पे बैठे हैं, उन्होंने काश्त किया है वो, और उनके मालकान पता कौन है? नवाब, नवाबों की औलादें, वो नवाब जिनको बारे में कहा जाता था ये 100 गांव के मालिक हैं। उस वक्त वो नवाब इस तरह से होते थे, ये 100 गांव के मालिक हैं, किसी के पास 1,000 गांव है, किसी के पास 100 गांव है, छोटा नवाब है, बड़ा नवाब है, तो सारी जमीनें काश्त की जो भी इनकम आती थी वो उनकी होती थी। तो इन लोगों ने अब ये कंपेयर किया ना आपने, कि कौन है लैंड लॉर्ड, कौन है या लैंड ऑनर, और टीनेंट कौन है।
जो नस्लों से बैठे हैं, कमीने काश्त की है, वो बैठे ही रहेंगे। उनके अलग रूल हैं, इनको एक्सपेल भी नहीं कर सकते हम आसानी से, अलग रूल के तहत एक्सपेल करेंगे। और इनका जो किराया बढ़ाएंगे उन उसका भी अलग उसूल है। हाँ भाई, बात समझ आई है? कुछ दिलचस्प लग रही है कि नहीं? यस सर। जी। ठीक है। अच्छा, अब इसका आते पहले आते हैं सेक्शन 1 पे। ठीक है, इसका सेक्शन 1 है, और उस सेक्शन 1 में, ठीक है, सब सेक्शन 1 सॉरी। अब सब सेक्शन 1 में हमने कहना है कि ये किस तरह के होंगे, किस टाइप के होंगे। उसके बाद क्लॉजेज हैं। ये हो जाएगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 की क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। अब सेक्शन 1 में जो क्लॉज ए है वो ये कहता है कि जनाब कौन है, अभी डिफाइन कर रहे हैं हम, टीनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कौन सी टीनेंट है जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगी? नंबर 1, जो क्लॉज ए है हमारी सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए, कि वो जो दो नस्लों से बैठे हो, मोर देन 2 जनरेशन से, वो जो 20 साल से ज्यादा बैठे हो, और जिन्होंने इतनी जमीन की कीमत से ज्यादा अमाउंट का उन्होंने रेंट पे कर दिया है भाई। दो नस्लों से बैठे हैं, वो दो नस्लों का मतलब है 35-40 साल। ठीक है, 20 साल के बाद भी नई नस्ल तैयार हो जाए तो आप देख लें, दो जन नस्लों से बैठे हैं, वो थर्ड जनरेशन पे आके वो कह रहा है कि इसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये 20 साल से ज्यादा बैठे हैं, 20 साल से ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा, दो नस्लें जो हो गई। 20 साल से ज्यादा बैठे हैं, दो नस्लों से बैठे हैं, और जमीन की अमाउंट से ज्यादा तो उन्होंने पे कर दिया है। क्या? रेंट। तो ये इनको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। नेक्स्ट है बी। बी से मुराद है जो जागीरदार हैं। ठीक है, जो जागीरदार हैं, जागीरें ली हुई हैं, ठीक है, उनको जागीरें ग्रांट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मतलब वो थी किसकी? वो नवाब साहब की। तो उनको जागीरदार बना दिया, लेकिन वो 20 साल से ज्यादा बैठे हैं, उनको भी नहीं आप हिला सकते। ठीक है, ये पे कर रहे हैं, किराया देते हैं ये। ठीक है, किराया देते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग है। किसी को सजा के तौर पे मिली, किसी को इनाम के तौर पे मिली, किसी को कैसे मिली, इस तरह से। ठीक है, अर्न तो कर रहे हैं ना वो आखिर। नेक्स्ट क्या है जी? सी। नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो जागीरदारी वाली बात है ना, ये सी है, सी ऑप्शन है। क्लॉज सी है जागीरदार। जो बी है, बी क्या कहता है? बी कहता है कि जो लैंड ओनर बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको सीज कर दिया, लेकिन वो फिर भी बैठे रहे। मतलब वो कहते थे कि हमारी जमीन है, हम बैठे हैं, नस्लों से बैठे हैं, गवर्नमेंट ने उनको सीज कर दिया, वो फिर भी बैठे रहे। जब ये देखिए 1887 की बात है, 1887 को ये पास हुआ है। उस वक्त कितनी जमीनें, कितनी ज्यादा खुश्क साली थी, बिल्कुल बारिश होती थी तो काश्त होती थी। ठीक है, कुएं बड़ी मुश्किल से खोदे जाते थे, कहाँ पे कुएं निकलते थे, क्योंकि वो नहरें नहीं थी, तो जमीनी पानी भी इतना नहीं था, तो बड़ा मसला होता था। तो ये है कि जो मतलब खुद से उन्होंने कंसीडर कर लिया कि हम लैंड ओनर हैं, गवर्नमेंट ने उनको सीज कर दिया कि भाग जाओ यहाँ से, वो फिर भी बैठे रहे। चुनाचा अब वो लैंड ओनर नहीं है, लेकिन उनके पास टीनेंट विद राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भी है सर। ठीक है। सी क्या है? यस जागीरदार। सर। हाँ जी। अच्छा चलो, सी क्या है? जागीरदारी वाली बात। डी क्या है? जिन्होंने कब्जा किया हुआ जमीन पे, काश्त किया, चुप करके बैठ गए, चुप करके जमीन पे बैठ गए, कहीं से आए, ठीक है, गधे रेड़ियों पे सामान डाल के आए, बैठ गए वहीं, जना 10-15 थे, 10-15 से 50-60 हो गए, ठीक है, नस्लें बन गई, और जमीन काश्त करनी शुरू कर दी, बैठे रहे। गवर्नमेंट बेचारी को क्या पता, हर जगह तो सर्वे नहीं होता, कहीं जंगल बियाबानों में जब जमीनें ऐसी खास पड़ी थी, बैठ गए, कल्टीवेट की जमीन को, जरखेज किया, और कब्जा किया। 1868 से पहले से उनको कब्जा है, या 1868 से उनका कब्जा है, 21 अक्टूबर से 1868 से कब्जा है, ऑक्युपाई की हुई है, तो वो भी राइट ऑफ ऑक्युपेंसी रखते हैं। ये जनाब आपका सेक्शन 1 है।
सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 क्या है? अब सब सेक्शन 2 इसकी क्लॉज ए से रिलेट करता है। क्लॉज ए क्या कहती थी? ये वाली क्लॉज ए क्या कहती थी कि जिन्होंने, जो दो नस्लों से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं और काफी ज्यादा पैसे दे दिए हैं, जमीन की कीमत के बराबर पैसे दे दिए हैं। ये जो सेक्शन सब सेक्शन 2 है, ये कहता है इन्होंने जमीन के कीमत के बराबर पैसे नहीं दिए, पैसे कम दिए हैं, लेकिन ये बैठे 30 सालों से ज्यादा हैं, 30 साल से ज्यादा अरसे से बैठे हैं। और हाँ, बस यही 30 साल से ज्यादा अरसे से बैठे हैं, तो जाहिर है फिर भी इनके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, कि जाहिर है इतना अरसे से बैठे हैं तो दे ही देंगे जमीन के अमाउंट। नंबर 3, नंबर 3, ये वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हैं कि जो जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो मर गया, ठीक है, जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो मर गया, तो उसके बच्चों में चली जाएगी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। अगर उसके बच्चे नहीं है, अगर उसके बच्चे नहीं है, उसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, उसके भी वारसान है, उनके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उनके हेयर्स में चली जाएगी, HEIR, हेयर, वारसान में चली जाएगी, ठीक है। ये अगर आप साथ साथ लिखते रहते तो इतनी कंफ्यूजन शायद ना होती आपको, जिस तरह भी हो रही होगी। ज्यादा तो नहीं हो रही कंफ्यूजन? नो आसान? सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा चलो ठीक है, फिर कंफ्यूजन करता हूँ फिर मैं। 6 क्या है जनाब? 6 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टीनेंट। ये बड़ा, अदर टीनेंट, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टीनेंट, इतना भी याद कर लो, रट्टा लगाओगे तो इतना याद कर लेना। रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ टीनेंसी एक्ट 1868, 1868 से पहले वालों की बातें कर रहे हैं, अदर टीनेंट्स की बात भी कर रहे हैं, कि भाई जो 1868 में ये आया था, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आया था, ये एक्ट आया था 1868 में, उसके बाद दोबारा चेंज करके 1887 में भी आया, तो जिसके पास 1886 में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था वो अभी भी वो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। जिसके पास पहले था तो अभी भी होगा सेम। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड इन एक्सचेंज, सिंपल है जी, देखें, एक बंदे के पास ये जमीन का टुकड़ा था, उसको कहते हैं कि यार आप मेहरबानी करो, राणा साहब नाराज हो रहे हैं, आप ऐसा करो इस जमीन पे चले जाओ, वो शरीफ आदमी है, वो यहाँ चला जाता है। तो अगर वो यहाँ चला जाता है, अब यहाँ उसको बैठे हुए हुआ है 1 साल, यहाँ वो बैठा था 30 सालों से, तो क्या उसने जो ये जमीन सेकंड पीस ऑफ लैंड लिया है, क्या उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा? यहाँ तो आए हुए उसको 2 साल हुए ना। सर हम्म, नहीं होगा, क्योंकि वो 1868 से पहले तो नहीं आया। यहाँ तो होगा। नहीं नहीं, यहाँ तो देखो, ये 30 साल से बैठा है ना यहाँ पर, इधर आए हुए इसको 2 साल हुए हैं, तो इसको भेजा भी तो गवर्नमेंट ने है ना कि आप वहां चले जाओ, इसको लैंड टेकन इन एक्सचेंज कर दी गवर्नमेंट है। के पास रिकॉर्ड तो होगा। अब ये कंसीडर करेंगे ये 30 साल से ही बैठा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ से 30 साल पे बैठा था ना, यहाँ से, यहाँ पे उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, जब दूसरी जमीन देंगे तो वहां भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा। ओके सर। ठीक है जी। नंबर 8, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन अदर ग्राउंड्स। ऑन अदर ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स हैं जी अदर ग्राउंड? इसके अलावा जो भी ग्राउंड हो, जो लॉजिकल हो, ठीक है, तो उसको भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अगर लॉजिकल ग्राउंड्स कोई भी हो सकते हैं, उसकी बेस पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई होंगे सर नहीं गवर्नमेंट, समझ आई। गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन जो है ना कुछ अदर ग्राउंड्स बताती रहती है, तो उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए इन्होंने ये बात की है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन अदर ग्राउंड्स देन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दिस एक्ट। कोई इस दिस एक्ट में अगर कोई अदर ग्राउंड्स भी होंगे जो कि लॉजिकल हैं, जिसमें वो बता सकता है कि कोई भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा नहीं मिलेगा, बाजुकात ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी बेस पे भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। सर अदर ग्राउंड कौन सी जमीन है? हाँ नहीं नहीं नहीं,
ये अदर ग्राउंड जो है ना, ये ग्राउंड इसका दूसरा मीनिंग है। ग्राउंड क्या कहेंगे भाई, रीजन। ये ग्राउंड वो ग्राउंड नहीं है जो आपके मोहल्लों में होता है जहाँ क्रिकेट खेलते हैं। इस ग्राउंड का मतलब है बेसिस, रीजंस, किसी और वजह से। ठीक है। जी सर, यही पूछना। हाँ, ये ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड का कोई वैसा वर्ड नहीं आएगा। अच्छा, 9 है जनाब, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मियर लैप्स ऑफ टाइम। सिंपल है जी। सिर्फ एक बंदे ने वो जो हमारा क्लॉज ए था कि भाई 20 साल से बैठा हो, अब सिर्फ 20 साल से बैठा हो और पैसे पूरे ना दिए हो, सिर्फ 20 साल से बैठा हो पैसे पूरे ना दिए हो, तो क्या जमीन मिल जाएगी? नहीं। नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। एक बंदा जो हमारा सेक्शन 2 है, 30 साल से ज्यादा बैठा हो और पैसे बिल्कुल ही ना दिए हो, फिर क्या राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा? नहीं। तो सिर्फ टाइम की बेस पे नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम की बेस पे नहीं मिलेगा। 10 है जी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर इन लैंड हेल्ड इन जॉइंट ऑनरशिप। इसमें क्या है कि अगर लैंड ऑनर ज्यादा हैं तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी जॉइंट ही मिलेगा, किसी एक को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे देखिए, ये जमीन का टुकड़ा है, ये वकार नामी एक शख्स को के पास है, 5 मुरब्बे जमीन है, उसके 5 बेटे हैं। ठीक है, 4 ही रखते हैं मेरे, 4 बेटे हैं, 4 मुरब्बा जमीन है जी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो जब वो फोत होगा तो उसकी जमीन ऐसे हम डिवाइड नहीं करेंगे, वो इसी बंदे के नाम ही चलेगी, वकार के। ठीक है, 4 बेटे हैं उसके, तो उसके नाम ही चलेगी जमीन। ये नहीं होगा कि सब सब के सब अलग हो गए, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई विरासत तो उस तरह से तो विरासत नहीं है ना, बच्चों की उस तरह से, उसके वो जमीन के मालकान थोड़ी हैं वो। तो जॉइंट ऑनरशिप के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है, जॉइंट ऑनरशिप के हिसाब से ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको तकसीम करेंगे कि भाई ये 4 किले फलां, एक मुरब्बा फलां बेटा ले ले, एक मुरब्बा फलां बेटा ले ले, जॉइंट ऑनरशिप के हिसाब से चलेगी। सर कंटिन्यूएंस। ऐसा नहीं होता कि वो सर हाँ जी। सर जी ऐसा जी। नहीं होता कि वो जमीन बड़े बेटे के पास चली जाए, हाँ, चली जाती है। वो ऐसा होता है कि वो आपस में कोलेबोरेशन कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये जब जो भी इस मैटर को जो डील करेगा ना, हमारा हाजी करेगा, बड़ा भाई करेगा। ठीक है। वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब कोई रेवेन्यू ऑफिसर आएगा तो सारों को बिठा के थोड़ी उनकी रजामंदी लेगा, जो बड़ा होगा उसी से डील करेंगे वो। या उन्होंने किसी को बड़ा आदमी, जी बड़ा भाई अगर भोला है तो कहेंगे जनाब हमारे फलां भाई से बात कर लो, वो उसी को हमने अपना वली अहद बनाया हुआ है। सर। कंटिन्यूएंस। हाँ जी। सर सर, अगर किसी में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कि कोई दूसरे भाई कह रहे हो कि हम नहीं बेचना चाहते, तो फिर इस सूरत में वो क्या करेंगे? बेच ये जमीन के बेटी तो थी नहीं ना। बेचनी, ये जमीन के मालिक नहीं है, ये जमीन के मालिक ठीक। थोड़ी हैं, ये तो मजारे हैं। इन्होंने तो जमीन ली है, काश्त की हो, या किराया देते हैं ये तो, ठेके पे। ये तो जी ठीक ठेके, है। ये तो हाँ ठेकेदार है, ये तो मालिक थोड़ी हैं। कंटिन्यूएंस जी ऑफ सर। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी राइट, यानी कि जो अगर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किसी के पास है तो वो चलता रहेगा बिला वजह, हमने उसको खत्म नहीं करना। कोई खत्म नहीं कर सकता बिला वजह, बैठे हैं बैठे रहेंगे, किराया देते रहेंगे। किराया देने की क्या तरीका कार है, बढ़ने का क्या तरीका कार है, वो आगे पढ़ेंगे। इनके साथ थोड़ा सा रियायती मामला होता है। ठीक है, इनके साथ रियायती मामला होता है। चैप्टर 3 आ जाते हैं, रेंट। अब रेंट के कई तरीके हैं। रेंट है, जनरल रेंट भी हो सकता है। जनरली रेंट, जनरली यानी कि इस जनरल क्लॉजेस क्या हैं, सेक्शंस क्या हैं। सेक्शन 12 है हमारा, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंड लॉर्ड एंड टीनेंट। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि भाई लैंड लॉर्ड का क्या राइट है और लैंड और टीनेंट का क्या राइट है। ठीक है, राइट, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंड लॉर्ड का क्या राइट है और टीनेंट का क्या राइट है।
अब जहां पर सिर्फ टीनेंट आए तो इसका मतलब जनरल टीनेंट है, तमाम टीनेंट की बात हो रही है। भाई लैंडलॉर्ड और टीनेंट का क्या राइट है? अब राइट किस पे, ये भी देखो। ये राइट किस पर है भाई? प्रोड्यूस पे, जमीन पे नहीं। जमीन का तो हाँ, जमीन पे भी मतलब लैंड ओनर की, लैंड लॉर्ड की जमीन है मिसाल के तौर पे, और टीनेंट जो है वो काश्त कर रहा है। तो जब टीनेंट ने, याद रखें याद रखें, जब टीनेंट ने उसका किराया दे दिया साल का, तो अब वो जमीन टीनेंट की है, लैंडलॉर्ड की नहीं है। लेकिन इस राइट की जो बात हो रही है, ये वाली राइट, ये उसकी बात हो रही है कि जनाब, अब मिसाल के तौर पे आप रेंट दे रहे हो। रेंट जनरली का मतलब है आप रेंट दे रहे हो फसल की सूरत में। आपने लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली, ठीक है, आप खुद को समझो टीनेंट। आपने लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली है और कहा है कि जनाब 20% मैं आपको फसल आपकी लूं, आपको दूंगा फसल। 100 मन गंदुम होगी तो 20 मन आपकी, वही आपका किराया है। फसल को कहते हैं प्रोड्यूस। तो फसल की जब तैयारी हो रही है तो उस वक्त लैंडलॉर्ड कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप खाद डाल दो, आप फलां चीज इसमें डाल दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं। इसको चाहे दाखिल भी ना होने दे टीनेंट, क्योंकि टीनेंट का है सब। जब टीनेंट ने फसल बना ली, काश्त कर ली, अब फसल खड़ी है, फसल पक गई है, ठीक है। देखें, होता तो यही था ना कि लैंडलॉर्ड को 20% देना है, उसका क्या फसल पे कोई अख्तियार है? फसल पक गई है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बताएं, फसल टीनेंट की है कि लैंडलॉर्ड की, या दोनों की है? तो बीस सर परसेंट उसने लैंड। तो 20 देना है ना, 20% 20% देना है। होगी लैंडलॉर्ड की। अभी भी वो टीनेंट की है, जब तक वो काटी नहीं गई। अभी भी जब तक वो खड़ी है फसल, उसको काटा नहीं गया, हाथ नहीं लगाया गया, वो टीनेंट की है। लैंडलॉर्ड अभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, यार जल्दी जल्दी काटो, जल्दी जल्दी काटो, मैंने बेटी की शादी करनी है। वो टीनेंट की है। जब फसल काट दी, अब इकट्ठी कर दी, तो अब लैंडलॉर्ड पहुंच सकता है कि यार अब आपने काट दिया, मुझे जल्दी जल्दी मेरे सामने इसको निकलवाओ दानों को, और मेरे सामने इसका 20% मुझे दो, चाहे फसल दो